हमारी आज की दुनिया एक एक तरह के अदृश्य लॉजिक पे चलती है। हम्म। गूगल मैप्स जो हमें ट्रैफिक से बचाता है, टेलीकॉम नेटवर्क्स जो हमारे कॉल्स कनेक्ट करते हैं, या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब कुछ कोड और गणित के भरोसे है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव, इसका जो फाउंडेशन है, वही पुराना और कमजोर पड़ चुका हो? और आज हम इसी सवाल से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर पर बात करने वाले हैं। हाँ। इसे लिखा है एआई इंजीनियर और रिसर्चर शरद गुप्ता ने। हाँ। और वो एक आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। वो इसे कहते हैं एल्गोरिदम संकट काल या एल्गोरिदमिक क्राइसिस एरा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट आखिर है क्या, इसकी वजह क्या है, और ये हमारी डिजिटल जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। और ये सिर्फ एआई के जॉब्स लेने या वो रोबोट्स वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस बुनियादी गणित और लॉजिक का खतरा है जिस पर एआई खुद टिका हुआ है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज हमारी हर डिजिटल सर्विस एल्गोरिदम से जुड़ी है। एआई जो फैसले ले रहा है, नेटफ्लिक्स का सर्वर जो हमें बिना बफरिंग के मूवी दिखाता है। हाँ, या क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ तक कि हेल्थ केयर में बीमारियों की पहचान, सब कुछ। शरद गुप्ता का मेन पॉइंट ये है कि हम सब एआई रिस्क की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम उस गहरे खतरे को देख ही नहीं पा रहे हैं। और वो गहरा खतरा है एल्गोरिदम का ठहराव, मतलब एल्गोरिथमिक स्टैग्नेशन। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला जो क्या कहते हैं कोर लॉजिक और मैथमेटिक्स है, वो दशकों पुराना है। अच्छा। वो आज के स्केल के लिए बना ही नहीं था। और गुप्ता के मुताबिक इसी ठहराव की वजह से सिस्टम में एक साथ कई तरह की गड़बड़ियां आ सकती हैं। जैसे मॉडल कोलैप्स, कोड मोनोकल्चर का फेलियर, या एक साथ कई सिस्टम्स का ठप पड़ जाना। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई टेक्निकल रियलिटी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये संकट खड़ा कैसे हो रहा है? शरद गुप्ता ने अपनी रिसर्च में इसके 5 मुख्य कारण, या कह लें कि 5 पिलर्स बताए हैं। हाँ। पहला वाला तो बड़ा दिलचस्प है, कोड मोनोकल्चर। इसका क्या मतलब है? मोनोकल्चर का मतलब है जैसे एक ही तरह की खेती। तो कोड मोनोकल्चर का मतलब हुआ कि सब कुछ एक ही जैसा। बिल्कुल, कि आज दुनिया के ज्यादातर बड़े एआई मॉडल्स कुछ गिने चुने तरीकों पर ही बन रहे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, बैक प्रोपोगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे 90s के दशक में हर कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस्तेमाल करता था, एक वायरस आता था और दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर ठप। एग्जैक्टली। एआई में भी वही खतरा बन रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होने के कुछ फायदे नहीं है? क्या ऐसे डेवलपमेंट तेजी से नहीं होता? मतलब सब लोग एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो इनोवेशन जल्दी होगा, है ना? सवाल बहुत अच्छा है। फायदे हैं, बिल्कुल हैं। कोलैबोरेशन आसान हो जाता है, टैलेंट आसानी से मिल जाता है। हाँ। लेकिन गुप्ता का तर्क यह है कि ये शॉर्ट टर्म फायदे एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म रिस्क को जन्म दे रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अगर हर मॉडल एक ही तरह के दिमाग का इस्तेमाल करेगा, तो उस दिमाग के लॉजिक में आई एक खामी पूरी दुनिया की खामी बन जाएगी। ये तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा हुआ। बिल्कुल। सारे बैंकों के रिस्क मॉडल एक जैसे थे। जब वो मॉडल फेल हुए, तो पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक साथ बैठ गया। समझ गई। तो पहला खतरा तो ये है कि सब एक ही जैसा सोच रहे हैं। लेकिन अगला पॉइंट तो और भी चिंताजनक लगता है, जहां एआई खुद एआई से सीख रहा है। इसे गुप्ता ने एल्गोरिथम ओवरलैप और फीडबैक प्रदूषण कहा है। हाँ, और यहाँ बात वाकई में बहुत सीरियस हो जाती है। आजकल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है, वो अक्सर दूसरे एआई मॉडल्स का बनाया हुआ होता है, जिसे सिंथेटिक डेटा कहते हैं। सही। इसका मतलब है कि एआई अब असल दुनिया के डेटा से नहीं, बल्कि एक दूसरे के काम को देकर सीख रहा है। ये तो एक डिजिटल इको चैम्बर जैसा हुआ, जहां गलतियां कम होने के बजाय और बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल सही पकड़ा। गुप्ता इसे सेल्फ रेफरेंशियल एआई इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें मॉडल हकीकत के बजाय एक दूसरे को ही सही ठहराने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि मॉडल्स के जो भ्रम होते हैं, जिन्हें हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, और उनकी जो गलतियां होती हैं, वो कई गुना बढ़ जाती हैं। वो असल दुनिया से कट जाते हैं और एक दूसरे की गलतियों को ही सच मानकर उसे और एम्पलीफाई करते जाते हैं। ओके, तो ये तो दूसरा पिलर हुआ। अब आते हैं तीसरे पर, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, गणित की पुरानी नींव। ये बात अविश्वसनीय लगती है कि जिस एआई को हम भविष्य की तकनीक मानते हैं, उसकी नींव असल में 1950 के दशक के गणित पर टिकी है। ये सच है,
और यही इस संकट की सबसे बड़ी जड़ है। आज की एआई क्रांति दशकों पुराने गणित पर खड़ी है। मतलब? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो आज के एलएलएम्स की जान है, वो 2017 का है। बैक प्रोपगेशन जिससे एआई सीखता है, वो 1986 का कॉन्सेप्ट है। ओके। और इन सब के पीछे जो लीनियर अलजेब्रा है, वो तो 1950s का है। गुप्ता का एक कोट है, हमने हार्डवेयर को स्केल किया, हमने डेटा को स्केल किया, हमने कंप्यूटिंग पावर को स्केल किया, लेकिन हमने गणित को कभी स्केल नहीं किया। ये तो ऐसा है जैसे हम एक टेस्ला कार में किसी पुरानी एम्बेसडर का इंजन लगा रहे हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये गणितीय मॉडल छोटे और सिंपल सिस्टम्स के लिए बनाए गए थे। जैसे जैसे आज के एआई मॉडल बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ये पुरानी नींव कमजोर पड़ने लगती है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और उसमें गलतियों की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। हम एक सुपरसोनिक जेट को बैलगाड़ी के पहियों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। ठीक है, अब चौथे पिलर की बात करते हैं, कई परतों वाली निर्भरता श्रृंखला या मल्टी लेयर डिपेंडेंसी चेन्स। हाँ। इसका मतलब है कि आजकल हर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा सेंटर की कूलिंग से लेकर सैटेलाइट रूटिंग तक। और ये सिस्टम अब तय नियमों पर नहीं बल्कि संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक पर चलते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम हाँ या नहीं में जवाब नहीं देते, बल्कि शायद या लगभग 80% मुमकिन है जैसे अनुमानों पर काम करते हैं। एग्जैक्टली, ये सिस्टम अनुमान लगाते हैं कि सबसे अच्छा नतीजा क्या होगा, लेकिन जब ये अनुमान लगाने वाला लॉजिक ही अनस्टेबल हो जाए तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अस्थिर हो जाता है। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल, टेलीकॉम नेटवर्क का एआई लॉजिक क्लाउड सर्वर के एआई लॉजिक पर निर्भर करता है। क्लाउड सर्वर का लॉजिक डेटा सेंटर की कूलिंग के एआई लॉजिक पर निर्भर करता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो एक सिस्टम की छोटी सी गड़बड़ी दूसरे में फैलकर एक बड़ी तबाही मचा सकती है। सही। और शायद इसी से जुड़ा है पांचवा और आखिरी स्तंभ, एआई मॉडल सैचुरेशन। इसका मतलब है कि एआई मॉडल्स अब क्रिएटिव होना बंद कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से जैसे जैसे एआई मॉडल बड़े और एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, उनके आउटपुट में समानता बढ़ रही है, विविधता घट रही है, और जिसे हम रचनात्मकता कहते हैं वो कम हो रही है। गुप्ता की भविष्यवाणी है कि जल्द ही मॉडल समूहों में ढहना यानी कोलैप्स इन क्लस्टर शुरू कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ही तरह के कई मॉडल एक साथ एक ही वजह से काम करना बंद कर देंगे, और ये एल्गोरिदम संकट का पहला बड़ा संकेत होगा। ये सब सुनकर तो दिमाग घुलाता है, और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि क्या इसका अंजाम ये होगा कि एक दिन पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा? शरद गुप्ता का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हाँ भी और नहीं भी। अच्छा। उनके विश्लेषण के अनुसार इंटरनेट खुद बंद नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट के जो कोर प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टीसीपी/आईपी, डीएनएस, बीजीपी, वो विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड और बहुत मजबूत हैं। उन्हें इसी तरह बनाया गया है कि वो फेलियर झेल सके। बिल्कुल। तो फिर खतरा क्या है? अगर इंटरनेट बंद नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है? गुप्ता कहते हैं एक एल्गोरिदम संकट इंटरनेट को बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये उन डिजिटल सेवाओं को बाधित कर सकता है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करने लायक बनाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ब्लैकआउट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्लोडाउन होगा। सही। मतलब बड़े पैमाने पर सर्विसेज ठप पड़ जाएंगी, कनेक्टिविटी रुक रुक कर चलेगी और एपीआईज फेल होने लगेंगे। हाँ, सोचिए कि एक दिन आपका गूगल मैप्स, आपका जीपे, नेटफ्लिक्स और उबर ऐप अब एक साथ काम करना बंद कर दें या बहुत धीरे चलें, क्योंकि वे सभी एक ही तरह के क्लाउड सिस्टम की एक ही गड़बड़ का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल, यह है असली खतरा। और इसे समझाने के लिए गुप्ता ने एक सेक्टर वल्नरेबिलिटी हीट मैप भी बनाया है। हाँ, उसमें उन्होंने बताया कि किस सेक्टर पर कितना रिस्क है। एआई और एलएलएम्स को अत्यधिक उच्च यानी एक्सट्रीमली हाई जोखिम पर रखा गया है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही नाजुक है। सही। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, सीडीएन्स और टेलीकॉम उच्च यानी हाई जोखिम पर हैं, क्योंकि वो एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को कम यानी लो जोखिम पर रखा गया है, क्योंकि वो आज भी ज्यादातर पुराने मजबूत नियमों पर चलते हैं। और गुप्ता का ये भी मानना है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके छोटे छोटे संकेत हमें पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल, वो कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हैं, जैसे 2021 में जब फेसबुक और उसकी सारी सर्विसेज घंटों के लिए बंद हो गई, या 2012 का वो मशहूर केस जब नाइट कैपिटल नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी का एक खराब एल्गोरिदम एक्टिवेट हो गया और उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में $440 मिलियन गंवा दिए। बाप रे। गुप्ता के अनुसार ये घटनाएं आने वाले कल की झलकियां हैं, ये ट्रेलर हैं।
मतलब भविष्य में जब एआई पर आधारित लॉजिक एक दूसरे से जुड़े होंगे तो ऐसी गड़बड़ियां अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ होंगी, एक सिंक्रोनाइज्ड फेलियर होगा। हाँ, और यही सबसे डरावनी बात है। एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम में आग की तरह फैल सकती है। इसी आधार पर उन्होंने 2025 से 2035 तक 3 चरणों का एक अनुमान भी लगाया है। यह भविष्य का अनुमान काफी गंभीर लगता है। क्या ये सिर्फ एक सबसे बुरे हालात का नजरिया है या गुप्ता इसके होने की कितनी संभावना बताते हैं? गुप्ता इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हैं, अगर हमने अपनी दिशा नहीं बदली। ओके। उनका अनुमान 3 फेजेस में है। पहला चरण 2025-2027 होगा, एल्गोरिदम सैचुरेशन का। इसमें एलएलएम्स में एक जैसापन आएगा, उनके जवाब बोरिंग और रिपीटेटिव हो जाएंगे और डेटा की क्वालिटी गिरने लगेगी। हाँ, दूसरा चरण होगा 2027 से 31 तक, सिस्टमिक कमजोरी का। इसमें एपीआई ठप होने लगेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में गड़बड़ियां बढ़ जाएंगी। और तीसरा चरण? तीसरा चरण 2031 से 2035 तक एल्गोरिथम संकट का चरम होगा, जिसमें एक गंभीर डिजिटल गिरावट और उसके कारण एक वैश्विक मंदी देखी जा सकती है। बाप रे! तो अब सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि गुप्ता सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। अच्छा? उनका समाधान बहुत सीधा लेकिन रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं, पुराने एल्गोरिथम को खींचना बंद करें, एआई के इस नए युग के लिए नए एल्गोरिथम बनाएं। तो ये सिर्फ मौजूदा मॉडल्स को और बड़ा बनाने का सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एआई के सोचने के तरीके को ही जड़ से बदलने का है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इंडस्ट्री इसे अपनाने के लिए तैयार है? इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा और समय लगेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें अरबों डॉलर का निवेश और सालों की रिसर्च लगेगी। लेकिन गुप्ता का तर्क है कि अगर हमने ये नहीं किया तो जो नुकसान होगा वो इस निवेश से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने कुछ रास्ते सुझाए हैं। क्या है वो? पहला है पोस्ट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स, यानी ऐसी तकनीक है जो सिर्फ शब्दों के पैटर्न को ना पहचाने बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, सोचने का एक नया तरीका। और क्या? दूसरा सुझाव है एल्गोरिदम में विविधता लाना, यानी एल्गोरिदमिक डाइवर्सिटी, ताकि कोड मोनोकल्चर का खतरा कम हो। जैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाते। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास अलग अलग तरह से सोचने वाले कई मॉडल्स होंगे तो एक की विफलता से पूरा सिस्टम नहीं गिरेगा। एक और दिलचस्प सुझाव था सेल्फ हीलिंग लॉजिक लेयर्स का। ये क्या चीज है? इसका मतलब है ऐसे एल्गोरिदम बनाना जो इतने स्मार्ट हो कि अपनी गलतियों को खुद पहचान कर ठीक कर सकें, बिना किसी इंसान के दखल के। मतलब वो खुद को ही मॉनिटर करे। हाँ, और कोई गड़बड़ी दिखने पर उसे आइसोलेट करके फिक्स कर दें। और शायद सबसे जरूरी है मानव ऑडिटेबल लॉजिक, मतलब ऐसे मॉडल्स जिनके अंदर क्या चल रहा है वो हम इंसान समझ सकें। बिल्कुल, हमें ऐसे ब्लैक बॉक्स नहीं चाहिए जिनके अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता ही ना हो। अगर कोई एआई मॉडल किसी को लोन देने से मना करता है तो हमें ये जानने का हक होना चाहिए कि उसने ये फैसला क्यों लिया। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सही बात है। तो गुप्ता का काम सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एआई इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल और एक रोड मैप भी है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकला कि असली खतरा इंटरनेट के बंद होने का नहीं है। नहीं, असली खतरा उस लॉजिक के ढह जाने का है, उस अदृश्य नींव के टूटने का है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दशकों पुराने गणित पर हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता और एक जैसे सोचने वाले सिस्टम्स का आपस में जुड़ा होना। बिल्कुल। और शरद गुप्ता का जो पूरा विश्लेषण है ना, वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है कि अगर इस संकट को टाला जा सकता है तो कैसे? वो इनोवेशन कहाँ से आएगा और कब शुरू होगा? क्या हम किसी बड़ी डिजिटल तबाही का इंतजार करेंगे या पहले से ही तैयारी करेंगे? ये सवाल सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। जिस तरह से हमारा रोज का जीवन, हमारे कम्युनिकेशन से लेकर हमारे फाइनेंस तक इन एआई सिस्टम पर निर्भर होता जा रहा है, हम एक मामूली तकनीकी खराबी और एक बड़े डिजिटल गतिरोध की शुरुआत के बीच अंतर कैसे करेंगे? ऐसी दुनिया में हमारी पर्सनल या सोशल बैकअप योजना क्या होगी, जहां भरोसा करने लायक मुख्य लॉजिक सिस्टम ही अविश्वसनीय हो जाएं?